हेलो एंड वेलकम बैक टू क्या सीन है। आज हम बात करेंगे बजट 2024 के बारे में और इस बजट में आपके बिजनेस के लिए क्या है। ये बजट काफी एंटिसिपेशन के बाद आया है क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुए हैं और हमारे पीएम अपने थर्ड फेज में एंटर कर चुके हैं और जस्ट हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है यूनियन बजट 2024। अब देखते हैं कि ये जो बजट है इसका क्या सीन है। Concern that has been hiked, but is that enough relief for a salaried employee like you? I feel the salaried class is the most impacted at any point in time. It's just not income tax, but number of other taxes that they pay. We wanted to simplify the approach to taxation. ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। कहा ना, बजट केवल भ्रमित करने वाला है, लोगों को परेशान करने वाला बजट है, कुछ दम नहीं है। I heard about the jobs creation for the internships, but I think that will not work. It's not propaganda or what you say, a false thing they used to say. While they have given a tax benefit, they have taken away the long-term capital gain and indexation benefit from the property. The average taxation actually has come down. बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो। सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं 2024 के बजट का। इस साल हमारी सरकार का फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी और ग्रीन एनर्जी पर। टैक्स रिफॉर्म्स, एमएसएमई इनिशिएटिव्स और स्किल डेवलपमेंट, इन चीजों पर भी काफी फोकस किया गया है। लेकिन इस सबका एक्चुअल इंपैक्ट आपके बिजनेस पर क्या होगा वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल का बजट 23 जुलाई 2024 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था और इस बजट को लेकर कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग उदास हैं और कुछ लोग गुस्से में भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बजट को लेकर लोगों के मिक्स ओपिनियंस हैं। अब इसमें समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट है टैक्स स्लैब। न्यू टैक्स स्लैब को लेके काफी शोर मच रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर आपको ये नया टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब के बीच में कंपैरिजन दिख रहा होगा। इसमें अगर आप देखेंगे, नया टैक्स स्लैब लोगों को ऐसे दिया गया है जैसे बच्चे को लॉलीपॉप खुश करने के लिए, लेकिन लोगों को दिख रहा है कि ये कोई इतना खास नहीं है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ओल्ड स्लैब था उसमें भी अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं था। उसके बाद 3 से 6 लाख पे 5% टैक्स था और इस साल वो 3 से 6 लाख को 3 से 7 लाख कर दिया गया है जिसपे 5% का टैक्स है। वही ओल्ड रिजीम में 6 से 9 लाख रुपए पे 10% का टैक्स था और वो इस साल 7 से 10 लाख रुपए हो गया है। अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जिन लोगों की इनकम 10 से 12 लाख रुपए थी वो लोग आते थे 15% वाली स्लैब में, और वही बढ़कर इस साल हो गया है जिन लोगों की इनकम है 10 से 12 लाख रुपए वो आते हैं अब 15% वाले स्लैब में। और इसके अलावा बाकी कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो लोग 15 लाख से ऊपर कमा रहे थे वो लास्ट ईयर भी 30% टैक्स देते थे और इस साल भी वो 30% ही टैक्स देते हैं। अब अगर हम ये टेबल देखें तो इसके हिसाब से तो कोई खास चेंज हुआ ही नहीं है। तो लोग इतना गुस्से में क्यों हैं? लोगों की एक्चुअल दिक्कत है कि इंडेक्सेशन का जो वो मिलता था बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे, वो हट चुका है। अब आप पूछेंगे कि ये इंडेक्सेशन क्या चीज़ है। इंडेक्सेशन होता है, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आपने 2001 में एक प्लॉट लिया, एक लैंड खरीदा 1 लाख रुपए का, और आज 2024 में उसकी कीमत है 10 लाख रुपए। और अब अगर आप उसको आज बेचने जाते हैं तो आपको सिंपल जो दिख रहा है प्रॉफिट वो है 9 लाख रुपए का, यानी कि आप यहां पर कमा रहे हैं 9 लाख रुपए। तो अब अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर सीधा 12.5% से टैक्स लगाते हैं तो 9 लाख का 12.5% होता है 1,12,500 रुपए। तो यानी कि ये टैक्स है जो आपको अपने अर्निंग पे देना पड़ेगा सरकार को, वो भी 24 साल किसी लैंड को, किसी एसेट को होल्ड करने के बाद। अगर इंडेक्सेशन का इसमें हम जोड़ते हैं बेनिफिट तो उससे होता क्या है? इंडेक्सेशन कुछ भी नहीं, उसमें इन्फ्लेशन को आज के मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है। समझाने के लिए मान लेते हैं कि आपने कोई प्लॉट वही 1 लाख रुपए का लिया था 2001 में और आज 2024 में उसकी कीमत 10 लाख रुपए है।
यानी कि आपने 9 लाख रुपए आपके बन रहे हैं। अब यही 24 साल में अगर हम इन्फ्लेशन को भी इसमें काउंट कर लें तो मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन 6% के रेट से चल रही है, तो हमें उस इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर हम 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन लगाएंगे, जो अब से 24 साल पहले आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, अगर उसमें हम इंडेक्सेशन यानी कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके चलते हैं तो वो आज की डेट में हो जाते हैं 3,63,000 रुपए। यानी कि जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट हुए वो 1 लाख रुपए नहीं है, वो 3,63,000 रुपीज है। आप अगर उन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकालेंगे तो वो आता है 6,37,000। यानी कि आप 9 लाख रुपए नहीं कमा रहे, आप 6,37,000 रुपए कमा रहे हैं। तो जो आपका 12.5% का टैक्स है वो 9 लाख पे नहीं 6,37,000 रुपए पे लगेगा। तो ये था इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो कि अब सरकार ने हटा दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्स रिफॉर्म्स की। बजट 2024 में कॉर्पोरेट टैक्स में माइनर चेंजेस किए गए हैं, लेकिन जो मेजर चीजें निकल के आती हैं वो स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए टैक्स हॉलिडे पीरियड का एक्सटेंशन। ये एक पॉजिटिव मूव है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस अभी बहुत इनिशियल फेज में है। और इसी के साथ साथ कुछ सेक्टर्स को स्पेशल बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जीज और टेक बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर आपका भी स्टार्टअप या आपका बिजनेस इन इंडस्ट्रीज में है तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंजल टैक्स की। आपने एंजल इन्वेस्टिंग सुनी होगी ना, तो ये उसी से रिलेटेड है। एंजल टैक्स 2012 में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने फाइनेंस एक्ट 2012 में इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। स्टार्टअप्स और बिजनेस वाली ऑडियंस को इसके बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल के साथ एंजल टैक्स को समझा देते हैं। मनीष एक एंजल इन्वेस्टर है जो कि स्टार्टअप्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। उसने एक नए स्टार्टअप ABC प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। स्टार्टअप ने अपनी कंपनी का वैल्यूएशन बताया 1 करोड़ रुपए और मनीष ने उसमें 50 लाख का इन्वेस्ट करने का फैसला लिया। कंपनी ने उन्हें 10% इक्विटी दी, यानी 10% शेयर्स के बदले 50 लाख रुपए लिए। तो अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को देखें तो इसका वैल्यूएशन होता है 50 लाख के इन्वेस्टमेंट के बदले अगर 10% इक्विटी दी तो पूरी कंपनी का वैल्यूएशन हुआ 5 करोड़ रुपए। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन उसके एक्चुअल वैल्यूएशन से ज्यादा होता है तो जो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उस पर टैक्स लग सकता है, और इसी को हम बोलते हैं एंजल टैक्स। इस टैक्स की वजह से स्टार्टअप्स को और इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जो कि इस नए बजट में सॉल्व कर दी गई है और इस टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे इंफ्रा और डिजिटल इकोनॉमी की। हमारी सरकार ने इस साल काफी सारे लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे हैं। इसका डायरेक्ट फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज को तो होगा ही, बट इसका इनडायरेक्ट फायदा ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स को होगा। जैसे कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है बेटर लॉजिस्टिक्स, जो कि लॉन्ग टर्म में ना बिजनेसेस के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। डिजिटल इकोनॉमी को भी काफी बूस्ट मिलने वाला है। इस साल हमारी सरकार ने AI, फिनटेक और ब्लॉकचेन जैसे स्टार्टअप्स को काफी प्रमोट करा है, और उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए इस इंडस्ट्रीज वाले स्टार्टअप्स के लिए काफी सारे इंसेंटिव्स भी अनाउंस करे हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा स्टार्टअप है तो इसका मतलब है कि अगर आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव कर रहे हो तो ये समय उसके लिए बिल्कुल सही है। MSMEs के लिए 2024 का जो बजट है वो काफी एक पॉजिटिव नोट पे आया है। अगर मैं बात करूं तो इस बजट में MSMEs के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाई गई हैं और एक डेडिकेटेड क्रेडिट स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई है, जिससे कि इजी लोन्स का एक्सेस MSMEs को मिलेगा, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट पर भी कुछ रिलैक्सेशन की गई है, और MSMEs पर इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और खासकर उन कंपनीज के लिए जिनका प्लान था एक्सपेंशन का। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर निकल के आता है, जो दिक्कत वाली बात होती है ऐसी पॉलिसीज के साथ, कि ये पॉलिसीज टाइमली और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कभी हो ही नहीं पाती। अगर ये पॉलिसीज टाइमली इंप्लीमेंट हो पाती हैं तो
हमारे MSMEs को, हमारे देश के स्टार्टअप्स को एक नई रफ्तार मिल सकती है। आजकल सस्टेनेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इस साल 2024 के बजट में हमारी सरकार ने ग्रीन एनर्जी पर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। हमारी सरकार ने इस साल ऐसे स्टार्टअप्स के लिए या बिजनेसेस के लिए जो कि ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सारी सब्सिडीज और इंसेंटिव्स को अनाउंस किया है। अगर आपका बिजनेस भी इसी फील्ड में है तो आप इन सब्सिडीज के बारे में थोड़ा और रिसर्च करके और कौन सी आपके लिए एप्लीकेबल है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बिजनेसेस को अपने ऑपरेशंस में सस्टेनेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये चीज़ लॉन्ग टर्म में आपके ब्रांड इमेज और कस्टमर लॉयल्टी पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। ये थी कुछ चीज़ें जो सरकार ने इस साल के बजट में चेंज करी हैं या इम्प्रूव करी हैं या इंट्रोड्यूस करी हैं। अब हम इस पूरे डिस्कशन को एक बार समराइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये था बजट 2024 का एक क्विक एनालिसिस और बिजनेसेस पे इसके इम्पैक्ट। ओवरऑल ये बजट मुझे तो ग्रोथ ओरिएंटेड लग रहा है, लेकिन बात वही आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। यानी कि अगर प्लान्स सब सरकारों ने बनाए हैं, सब ने कोशिश करी है, सब देश का अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन करना, खासकर ऐसे देश में जहां पे 150 करोड़ लोग रहते हैं, चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। अगर आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आप नीचे अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे बाकी के पॉडकास्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई स्टार्टअप है या कुछ आप एक इनोवेटिव आइडिया पे काम कर रहे हैं तो यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी कैन प्लान अ पॉडकास्ट टुगेदर। तब तक के लिए देखते रहिए क्या सीन है।